नमस्कार, आप देख रहे हैं L1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डेयरी टीम ने 2000 लीटर सिंथेटिक दूध कराया नष्ट। टीम को लेकर मिलावटखोर हुआ फरार। कोरोना को देखते प्रशासन ने जिले भर में कराया मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के दौरान मिली खामियां। पेंशन की मांग को लेकर वित्त मंत्री का फूका पुतला। पेंशन का जमा पैसा देने की मांग। भरी सर्दी में भी शहर में पेयजल संकट बरकरार। महिलाओं ने किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। ट्रांसपोर्ट नगर में मंगलवार को जिला परिवहन कार्यालय की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता शिविर लगाया गया। इस शिविर में ट्रांसपोर्ट चालक और परिचालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देकर उनको जागरूक किया गया। शिविर में लोगों को बताया गया कि अगर रोड पर किसी व्यक्ति के साथ सड़क दुर्घटना हो जाए तो उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए। अधिकतर देखने में आया है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति सड़क पर तड़पता रहता है और लोग उसको घायल अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं और लोग घायल को अस्पताल नहीं पहुंचाते हैं, जिससे वह व्यक्ति सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं। ऐसे में देखा गया है कि लोग घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर नहीं जाते क्योंकि लोग पुलिस से डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। घायल व्यक्ति को अगर अस्पताल पहुंचाया जाए तो पुलिस घायल व्यक्ति को पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर सड़क पर कोई घायल व्यक्ति मिले, उसको समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए तो उसकी जान बच सकती है। इसके लिए सरकार घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने पर 5000 रुपए की राशि दे रही है। शिविर में जिला परिवहन अधिकारी रानी जैन ने बताया कि सड़क दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना बहुत ही जरूरी है और घायल व्यक्ति की मदद करने के दौरान किसी भी तरह से पुलिस से नहीं घबराएं। इसके लिए सभी ट्रांसपोर्टर रोडवेज बस के चालक परिचालक को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की ट्रेनिंग दी गई। यह ट्रेनिंग जयपुर से आए डॉक्टरों ने उनको दी। बाहर से आए डॉक्टरों ने शिविर में घायल मरीजों को मौके पर किस तरह CPR देनी चाहिए उसके बारे में आवश्यक जानकारी दी कि CPR देने से पहले और बाद में किस किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला परिवहन कार्यालय की तरफ से सड़क सुरक्षा को लेकर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सभी में जाकर समय समय पर उन बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियम और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। शिविर में सपोर्ट सिस्टम के तहत लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। शिविर के दौरान जिला परिवहन अधिकारी रानी जैन, DTO सहित ट्रांसपोर्ट वाहनों के चालक परिचालक मौजूद थे। इस दौरान हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता ने जिला परिवहन अधिकारी सहित उनकी पूरी टीम को स्वागत किया और कुछ अपने सुझाव भी दिए। देखिए, ऐसा है कि परिवहन विभाग पे एक महत्वपूर्ण दायित्व है सड़क सुरक्षा का। तो उसके संदर्भ में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है कि सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति की मदद करने से वो कभी भी घबराए नहीं और एक भले मददगार का या गुड समरिटन होने का परिचय है। इसके साथ ही ये कि लोगों को मतलब क्या मदद करनी चाहिए, तो CPR के बारे में आज हमने हमारे जो RTO ऑफिस परिसर है उसमें भी और यहाँ पर जो हमारे ट्रांसपोर्ट भाई है ट्रांसपोर्टर्स, तो ट्रांसपोर्टर यूनियन के जो कार्यालय है वहाँ पर भी हमने बस ऑपरेटर्स, ट्रक ऑपरेटर्स, मोटर ड्राइविंग स्कूल से जुड़े हुए लोग, रोडवेज के हमारे चालक परिचालक, उनको इस बात की आवश्यक ट्रेनिंग दी गई और इस ट्रेनिंग में हमारे साथ जयपुर से पधारे हुए अतिथिगण थे, जिनमें हमारे कम्युनिटी फॉर सेफर रोड्स एंड EHCC हॉस्पिटल है, वहाँ से डॉक्टर साहब पधारे थे। उन्होंने लोगों को इस बारे में आवश्यक जानकारी दी और साथ ही प्रैक्टिकली भी समझाया कि वक्त जरूरत किस तरह से CPR दें और CPR देने से पहले और बाद में हमें क्या क्या सावधानी किसी भी मरीज के साथ या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के साथ रखनी चाहिए, इस बाबत आवश्यक जानकारी। कितने इवेंट हो चुके हैं अभी तक, इस तरीके के जो आयोजक प्रोग्राम हैं हो चुके हैं, आगे कितने होंगे? देखिए, हमने जो प्रोग्राम किए हैं वो रोड सेफ्टी से रिलेटेड किए हैं, स्कूल कॉलेजेस में प्रोग्राम किए हैं, आम जन के लिए भी किए हैं, पर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम का जो परिवहन विभाग की तरफ से किया गया है वो आज हमने पहली बार किया था, जिसमें पहला सेशन तो हमने प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के परिसर में किया और दूसरा सेशन यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में किया। खुशखेड़ा थाना से करीब 100 मीटर की दूरी पर दो ट्रांसपोर्टरों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए।
24 दिसंबर को दोनों पक्षों द्वारा मामला दर्ज करवा दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थानाधिकारी राजेश यादव ने बताया कि महालक्ष्मी रोड लाइन्स के संचालक जगदीश सिंह पुत्र मुंशी सिंह राजपूत निवासी करौली ने मामला दर्ज करवाया कि उसकी गाड़ी पर एक ड्राइवर की ओर से और उनका 70,000 रुपए बकाया था। उन्होंने उस ड्राइवर को बुलाकर पैसे मांगे तो उसने बताया कि वह अन्य ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक राहुल से 1 लाख रुपए मांगता है, जो मैं उससे आपके पैसे दे दूंगा। जगदीश के लड़के अभिषेक ने राहुल को फोन कर पैसे मांगे तो उसने अभिषेक से गाली गलौज की तथा कुछ समय बाद ही करीब 11 गाड़ियों में लगभग 40 लोग हाथों में हॉकी डंडे लेकर उसके ऑफिस पर आ गए। उसके बाद एक बंदूक भी थी। उन्होंने आते ही ऑफिस में घुसकर गाली गलौज में मारपीट करनी शुरू कर दी तथा गले में रखी 1,34,000 रुपए जबरदस्ती निकाल ले गए। दोनों तरफ से मारपीट में कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और कुछ व्यक्तियों को चोटें भी आई हैं। जगदीश ने बताया कि पैसे निकालने में राहुल, बबली, सोनू गुर्जर तथा ज्ञानी सोनी, राजेश, संजू, शिवपाल, जयपाल सहित करीब 30 लोग थे, जो खुशखेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। हरसोली कस्बे में मंगलवार को श्री संत दास मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान भी करवाए गए, जिसमें पहुंचे हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में ढोक लगाकर प्रसादी ग्रहण की। इस भंडारे का आयोजन रामचरण मोदी एवं ज्ञान मोदी के द्वारा करवाया गया, जिसमें दूर दराज से आए हुए भक्तों ने ढोक लगाकर प्रसादी ग्रहण की। मौके पर गरीब दास महाराज, महेंद्र निर्मल दास, अरुण, सतीश अग्रवाल, नवीन मोदी, राकेश मोदी, मोन्टू अग्रवाल, गोपाल मोदी, महावीर, जगदीश लंबादार, जीतराम लंबादार, सरजीत चौधरी, नजेंद्र गोयल, बाबूलाल सैनी, दीपक चौधरी, हरिराम सैनी, पूर्व सरपंच आदि काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कोरोना की आगामी संभावनाओं को देखते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, बेड, कोरोना में काम आने वाली आवश्यक दवाइयां, पर्याप्त मेडिकल स्टाफ, कोविड केयर सेंटर, आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू वार्ड, आवश्यक सभी उपकरण, सैंपलिंग टीम, जहां ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध हैं, वहां ऑक्सीजन प्लांट के सुचारू रूप से कार्य करने व अन्य सभी कोविड-19 काम आने वाले आवश्यक पूर्ति की तैयारियां की गई हैं। लेकिन इस अवसर पर मास्क लगाना भूल गए। खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रामस्वरूप मीणा के निर्देशन में राजगढ़ हॉस्पिटल सहित खंड में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ये तैयारियां की गई हैं। राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रमेश चंद मीणा, डॉक्टर गोविंद सहाय बैरवा, नर्सिंग अधिकारी प्रेम वशिष्ठ, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर निशांत शर्मा, नर्सिंग अधिकारी सुरेंद्र चौधरी, नर्सिंग अधिकारी ब्रजेश मीणा, नर्सिंग अधिकारी मांगे लाल मीणा एवं सुनील शर्मा सहित अन्य चिकित्सक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवन न्यूज के साथ। मम्मा, मेरा दूध। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जन आक्रोश रैली विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में नगर पालिका क्षेत्र के बस स्टैंड पर सभा को संबोधित करने के बाद जिला महामंत्री शिवलाल मीणा के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीणा की माता के निधन पर शोक जताया व छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
खैरतल को जिला बनाने की पुरजोर मांग करने वाली गैर राजनीतिक संगठन खैरतल विकास मंच की ओर से पहली बार किसी आईएएस अधिकारी की नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त करते हुए उनका स्वागत किया गया। खैरतल विकास मंच के वरिष्ठ पदाधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने खैरतल को तहसील का दर्जा दिए जाने के बाद तहसीलदार पद पर प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी रिया डाबी को नियुक्त पर हर्ष व्यक्त करते हुए मंगलवार को कार्यालय में पहुंचकर बुके भेंट कर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी। शिष्टमंडल में उनके साथ अनौपचारिक बातचीत करते हुए क्षेत्रीय समस्याओं, कृषि प्रधान होने, कृषि उत्पादन पर आर्थिक स्थिति की निर्भरता और विकास की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए आवश्यकताओं से अवगत कराया। शिष्टमंडल में पीसीसी सदस्य गिरीश टाटा, श्यामलाल शर्मा, मनोहर लाल परवाना, संजय परवाना शामिल रहे। राजस्थान प्रदेश में मंदिर और मंदिर में स्थापित मूर्तियों के साथ लगातार उन्हें अखंडित करने और चोरी करने की वारदातों का सिलसिला जारी है। ऐसा ही एक मामला राजगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम इंदापुरा की कुलदेवी घाटा वाली मंदिर में घटित हुआ है, जहां रियासतकालीन स्व अवतरित माता की पिंडी को अज्ञात चोर उखाड़ ले गए और जहां सीमेंट से बनाई गई पिंडी को रख दिया। हर वर्ष वैशाख की अष्टमी को लक्खी मेला भरता है, जहां दूर दराज से श्रद्धालु व साधु संत आते हैं। मंदिर की रखरखाव व पूजा की जिम्मेदारी संभालने वाले पुजारी पन्ना लाल मीणा व आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों ने जब मंदिर में निर्माण कार्य के चलते वहां जाकर देखा तो मौके पर रियासतकालीन स्व अवतरित घाटा वाली माता की पिंडी गायब थी। उसके जगह एक सीमेंट से बनी हुई पिंडी रखी हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि यह माता की पिंडी रियासतकालीन है, जो बहुत बेशकीमती, बहुत चमत्कारी है। माता की पिंडी गायब होने के बाद से श्रद्धालुओं में आक्रोश है, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस घटना की सूचना ग्राम वासियों द्वारा ठिकाना गंगा बाग राजगढ़ महंत प्रकाश दास महाराज को दी गई। महंत मौके पर पहुंचे और वहां मंदिर की स्थिति का जायजा लिया। उपस्थित ग्रामीणों व पुजारी से घटना का विवरण लेने के बाद मोबाइल पर पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। कुलदेवी घाटा वाली माता की पिंडी के चोरी होने से श्रद्धालुओं में बड़ा आक्रोश है और लगातार मंदिरों को निशाना बनाने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस दौरान पुजारी पन्ना लाल मीणा, भजेड़ा सरपंच सीमा मीणा, छोटे लाल मीणा, सांवली मीणा, संत गोपाली, भगवान सहाय सैनी, कैलाश सोनी, मुकेश शर्मा, नया गांव बोलाका, राम खिलाड़ी मीणा काली पहाड़ी, रविंद्र मीणा खुशीराम मीणा, राम सिंह महावर, राजपाल मीणा, मांगेलाल, जितेंद्र मीणा, अमलेश मीणा, रोहिताश्व मीणा, मुकेश मीणा उपस्थित रहे। राजगढ़ उपखंड के गांव ठेकरीन का एक पीड़ित परिवार हत्या के मामले में जिला कलेक्टर से मिला और न्याय दिलाने की मांग। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है, क्योंकि पीड़ित के पति की वर्ष 2003 में हत्या कर दी गई थी और उस मामले को दबा दिया गया था। आज इस संबंध में पीड़ित परिवार अलवर जिला कलेक्टर से मिला और ज्ञापन सौंपा। मृतक छोटे लाल की बेटी प्रिया ने बताया कि वर्ष 2003 में रिश्तेदारों ने मेरे पिता की हत्या कर दी थी। इस संबंध में 2004 में मेरी मां ने राजगढ़ थाने पर मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे रिश्तेदार ने डॉक्टर मेडिकल जूरिस्ट से इस मामले को दबा दिया। उसने बताया मेरे पिता छोटे लाल वाटर वर्क्स में नौकरी करते थे और उसकी जगह मेरी मम्मी की नौकरी लगी। नौकरी लगने के बाद हम गांव में रहने लगे। उसके बाद मेरे रिश्तेदार और परिवार के लोग मेरी मां के साथ बदतमीजी करने लगे और मारपीट करते हैं और जमीन भी हड़पना चाहते हैं। इससे परेशान होकर वर्ष 2013 में बुगोर बाईपास पर भूखंड खरीदकर हमने यहाँ मकान बनाया और यहाँ रहने लगे। उसके बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिला, इसलिए अलवर जिला कलेक्टर से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और उस हत्या का मुकदमा भी जांच की जाएगी। उन्होंने मांग की है कि मेरी मां को और हमारे परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इनमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर 2003 में मेरे पापा का मर्डर कर दिया गया। ताऊ जी है हरिकिशन मीणा, डॉक्टर जीपी मीणा, गिरिराज प्रसाद मीणा, नरेंद्र मीणा और शैलेंद्र मीणा और रामनिवास मीणा, इन्होंने मर्डर कर दिया गया। पहले मेरे पापा का मर्डर कर दिया, फिर उसके बाद मम्मी ने रिपोर्ट 2004 में रिपोर्ट भी दी थी, जब वहाँ पे दबा दिया गया क्योंकि मेडिकल जूरिस्ट है मेरे जो डॉक्टर जीपी मीणा वो है ना ताऊ जी, वो मेडिकल जूरिस्ट है, तो उन्होंने दबा दिया गया। फिर वो हमको लगातार परेशान करते आए, मेरी मम्मी को परेशान कर रहे, मेरी मम्मी के साथ वो करते गलत व्यवहार करते हैं ये सब। और इस चक्कर में हम यहाँ पे कलेक्टर साहब के देने आए थे, तो कलेक्टर साहब ने की कि पूरी कार्रवाई होगी, पूरी मर्डर की पूरी जांच होगी, पूरा सब कुछ होगा, तो हमको बस अब न्याय चाहिए। कहाँ का मामला है ये राजगढ़ का मामला है। राजगढ़ में कौन से गाँव का? ये ठेकरीन गाँव का है। हाँ। क्या नाम है आपका? ये प्रिया सर।
अलवर शहर में सर्दी के मौसम में भी पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है और महिलाएं पानी की समस्या से इतनी परेशान हैं कि जलदाय विभाग के खिलाफ आंदोलन करने पर उतारू हैं। अलवर 60 फुट रोड की महिलाएं आज एकत्रित हुई और पानी की समस्या को लेकर सहायक अभियंता नरेश कुमार वर्मा से मिले और मौके पर पहुंचे सहायक अभियंता ने बताया कि पानी की समस्या वाले स्थानों पर गेट वॉल लगाकर पानी सप्लाई किया जा रहा है और जहां भी पानी की समस्या होगी वहां पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इधर 60 फुट निवासी महिला नीलम सागर ने बताया कि पिछले काफी समय से पानी की समस्या है। पानी के लिए आंदोलन किए, जब जाकर एक पानी की बोरिंग की लगी और बोरिंग भी 6 महीने बाद लगाई गई। गर्मी में पानी की समस्या से इतने परेशान थे कि पूरी रात जागकर पानी भरते थे, टैंकरों से पानी मंगवाया करते थे। जलदाय विभाग के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते थे। ऐसे में जब बोरिंग लग गई, पानी की समस्या दूर हुई, तो अब दूसरे मोहल्ले और दूसरी कॉलोनी में पानी की इस बोरिंग से सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले से ही पानी की किल्लत है, ऐसे में दूसरे कॉलोनी में पानी भेजना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ विहार की कॉलोनी में भी पानी की समस्या है। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि 6 परिवारों को पानी भेजने के चक्कर में जलदाय विभाग 500 घरों में पानी की किल्लत पैदा कर रहा है। ऐसे में जलदाय विभाग के अधिकारी गड्ढा खोदकर पानी का कनेक्शन कर रहे थे, तब महिलाएं आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आई और काम को रुकवा दिया। उसके बाद मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पुलिस को बुलाया, जिस पर पुलिस ने महिलाओं से समझाइश की। उसके बाद महिलाएं सड़क से हट गई। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ विहार में लोगों ने पानी की बोरिंग करवाई, जिससे सिद्धार्थ विहार में पानी की समस्या दूर हुई। लेकिन अब जलदाय विभाग के अधिकारी उस पानी की बोरिंग से आगे की कॉलोनी में कनेक्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले से ही इस कॉलोनी में बोरिंग से 700 परिवारों में पानी की सप्लाई हो रही है। ऐसे में अगर दूसरे कॉलोनी में इस बोरिंग से जलदाय विभाग पानी की सप्लाई करेगा तो वह 700 परिवारों को समय पर पानी नहीं मिल पाएगा। मेरा नाम नीलम सागर है सर, मैं यहीं 60 फुट की रहने वाली हूँ सर। ये बस कुछ मामला नहीं है, ये अपने ये पानी की समस्या है सर, सभी महिलाओं की। अब हमने जो ये बोर लगवाया था सर, कम से कम 1.5 साल पहले लगवाया था। सारी महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और सर 1-1 घंटा 2-2 घंटा रात में उठ के पानी भरा था। फिर उसके बाद पानी नहीं आया तो फिर ये टैंकरों का पानी, हमने परेशान हुए थे बहुत। जब सारी महिलाओं ने 600-700 घर है यहाँ पे, सभी महिलाओं ने इकट्ठा होकर जब ये बोर लगवाया था, वो भी 6 महीने बाद लगा था। आज इतने परेशान है। पहले तो उधर तक लगा था सर, फिर आगे भी इन्होंने दे दिया था यही पानी, फिर भी हमने कुछ ना कहा सर। अब तो ये बढ़ाते जा रहे हैं सर, एक बोर कोई रहेगा। हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी महिलाओं को पानी चाहिए, आपको पता ही है, सारी लेडीजों को पानी चाहिए। और हम तो ये नहीं कह रहे इधर पानी मत दो, पर सर समाधान आप ये कोई समाधान कोई है? मोहल्ले की है महिलाएं सर, अपने सिद्धार्थ बिहार है सर, 60 फुट रोड यहीं की महिलाएं सर। और ये अब आज इधर की कौन सा एरिया है? जलदाय विभाग का एक तरफ कहना है कि जो भी समस्या है पानी सभी को चाहिए, वाल लगा के पानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लगाने से सर पहले तो अपने 300-400 घर में पानी आता था। अब उसके बाद बाल लगा दिया था, फिर उसके बाद और पानी सप्लाई कर दिया सर। ये सर आगे तक कम से कम 6-7-4 गलियों छोड़ के पहले पानी डाल दिया सर। उसके बाद पानी बिल्कुल ही कम हो गया, 2-3 दिन पानी भी नहीं आया सर। हम भी तो सर परेशान है सर। मैं सर हम तो हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहते हैं कि पानी हमको भी दिया जाए, उनको भी दिया जाए। पर समस्या ये नहीं है कि यहीं से पानी दिया जाए सर, एक और नहीं है ये। जनता काफी सारी परेशान है, पर सब यहीं से पानी लेंगे तो फिर सब ये भी सूख जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं उनकी समस्या समाधान करके उनका बोर लगवाइए। बोर नहीं लगवाए तो उनकी समस्या मेटो। 6-7 लेडीज है ओनली, उनको परेशान है। 700-800 महिलाएं परेशान है, उनको कोई नहीं है। पर 600 में 6 लेडीज कह रही है कि हमको और पानी नहीं आ रहा, और 700 लेडीज ये कह रही है कि हमारे पानी बंद हो रहा है। आप बताइए 700 लेडीजों का पानी बंद होकर 6 लेडीजों को पानी दिया जाएगा, तो ये अच्छी बात है कि सर? पानी खूब आ रहा है। मेरा नाम नीलम सागर है सर। यहाँ पे गवर्नमेंट शॉप के पास वाली गली में विभाग ने नई लाइन डाली थी, तो यहाँ पे मेन रोड से मिलान का काम करवाना था। तो इधर जो आगे की तरफ है मेन रोड पे जो घर है वो विरोध कर रहे हैं कि उससे उनका पानी बंद हो जाएगा, पर उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या है बाल लगवा करके मिलान करवाएंगे। तो बाल लगवाने से क्या है, जब इस गली में पानी जाएगा तो मेन रोड की तरफ वाला पानी खोल देंगे और इधर जाएगा तब इधर का बंद कर देंगे। इस तरीके से करके महिलाओं को क्या कहना है? 2 जोन बना रहे हैं। महिलाओं का कहना यह है कि इससे हमारा पानी बंद हो जाएगा, आप इनके लिए अलग से। कौन से मोहल्ले की महिलाएं हैं सर ये? 60 फीट रोड की महिला है। अच्छा, तो अब क्या कहना है कि हमारा पानी बंद हो जाएगा, जबकि ऐसा उससे इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? गणेश कुमार वर्मा। पद क्या है आपका? सहायक अभियंता।
वरुण बेवरेज कंपनी के सहयोग से चलने वाले आरजे फाउंडेशन की तरफ से चौपाने के औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार को आरो स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया गया। वरुण बेवरेज कंपनी के पराग प्रजापति ने फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसमें क्षेत्र के सभी जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। इसके साथ ही क्लिनिक में आने वाले सभी मरीजों को सभी प्रकार की दवाइयां भी मुफ्त में दी जाएंगी। आरजे फाउंडेशन के पराग प्रजापति ने बताया कि आरजे फाउंडेशन की तरफ से भिवाड़ी में यह दूसरा क्लिनिक लोगों के लिए खोला गया है। इससे पहले पहला क्लिनिक मथुरा के पास खोला जा चुका है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों लोग मुफ्त में अपना इलाज करा रहे हैं। फाउंडेशन की तरफ से खोले गए इस क्लिनिक में किसी भी तबके का कोई भी आदमी आकर अपना इलाज करा सकता है। यहाँ पर हर प्रकार की दवाइयां भी मरीजों को मुफ्त में दी जाएंगी। फाउंडेशन के द्वारा कई क्षेत्रों में सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में फाउंडेशन प्रति वर्ष 5,000 से ज्यादा बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलाने का काम कर रहा है। तो वहीं स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए सिलाई सिखाना व कंप्यूटर रिपेयरिंग के साथ कंप्यूटर चलाना भी सिखाया जा रहा है, जिससे महिलाएं और युवा अपनी स्किल को डेवलप कर अपना स्वयं का रोजगार कर सके। अगर आवश्यकता पड़ी तो भिवाड़ी में आरोग्य सेवा के तहत फाउंडेशन और क्लिनिक खोलने का भी काम करेगा। इस दौरान वरुण बेवरेज कंपनी के CHRO आरजे कॉर्पोरेशन पराग प्रजापति, चीफ टेक्निकल ऑफिसर राजेश कुमार, वाइस प्रेसिडेंट PM पांडे, उर्फी हैदर, PK शर्मा, गोपाल, संजीव कुमार, सत्येंद्र पुरी, कंपनी के स्टाफ सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम है पराग परांजपे। मैं आरजे फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे आया हूँ इस क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए। ये क्लिनिक भिवाड़ी के समस्त लोगों के लिए है। यहाँ पे कोई भी आ सकता है और यहाँ पे उन्हें पूर्णतः निःशुल्क सेवा मिलेगी। यहाँ पे उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर्स हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे पास, वो उनका इलाज करेंगे। यहाँ पे दवाइयाँ भी उनको पूरी तरह से निःशुल्क दी जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो भिवाड़ी में एक यही क्लिनिक है या और भी खोलने का विचार है? अभी तो हमारा यही एक क्लिनिक खोलने का विचार है। जैसे इस क्लिनिक का रिस्पांस हमें मिलता है उसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह के क्लिनिक आरजे फाउंडेशन की तरफ से पूरे भारत देश में खुलने वाले हैं। अभी तक कितने खुले हुए? अभी ये दूसरा क्लिनिक है। अभी हमने पहला क्लिनिक खोला है कोसी में, मथुरा के पास, वहां पे पहला क्लिनिक खुला है। ये दूसरा क्लिनिक है और इसी तरह से और 30 से 35 क्लिनिक और खुलेंगे, ज्यादा लेकिन कम नहीं। और अगर भिवाड़ी जैसे शहर में जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत भी है ऐसे क्लिनिकों की, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो इसके बारे में भी सोचा जाएगा कि क्या और एक क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। तो पेप्सी और आरजे फाउंडेशन का क्या संबंध? पेप्सी नहीं, लेकिन ये आरजे फाउंडेशन जो ट्रस्ट है वो वरुण बेवरेजेस का ट्रस्ट है, जो हमारी यहाँ पे पास में फैक्ट्री है जहाँ पे हम पेप्सी के प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन वो फैक्ट्री अलग है और ये आरजे फाउंडेशन अलग है। आरजे फाउंडेशन जो है वरुण बेवरेज से जुड़ा हुआ है, लेकिन अपना काम वो अलग से करता है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि जहां जहां हमारी फैक्ट्री बनी हुई है उस एरिया में उस समाज के लिए कुछ किया जाए। तो आरजे फाउंडेशन और किस क्षेत्र में काम कर रहा है? आरजे फाउंडेशन और 2 बड़े क्षेत्र में काम करता है। सबसे बड़ा क्षेत्र है उसका शिक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना। आरजे फाउंडेशन की तरफ से कम 5,000 से ज्यादा बच्चों को हर साल शिक्षा दी जाती है। बहुत ही अच्छे क्वालिटी की शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल में दी जाती है। 5-6 साल से ऊपर ये शिक्षा दी जा रही है। कम से कम 25-30 हजार बच्चे छात्र वहां से पढ़ के बाहर निकले हुए हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो किस तबके के होते हैं शिक्षा में? मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12वीं तक वो होते हैं और उनको हर क्लास में शिक्षा दी जाती है। तो ये बच्चे झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं या गरीब बच्चे होते हैं? कोई भी आ सकता है उसमें। सबसे ज्यादा तो जिनके पास अच्छे स्कूल में जाने के लिए या बड़ी स्कूल की फीस देने के लिए जिनके पास नहीं है उस तरह के, तो उसी तरह से जो गांव-गांव में हमारे यूथ है, यंग लोग हैं या लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको सक्षम बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, तो उनके लिए स्पेशल स्किल प्रोग्राम चलाते हैं। प्रवाह नाम की हमारी संस्था है आरजे फाउंडेशन की, प्रवाह। उस संस्था के तहत हम लोग काफी कोर्सेस चलाते हैं और वो कोर्सेस पूरे फ्री होते हैं। चाहे वो कंप्यूटर रिपेयर का कोर्स हो, कंप्यूटर चलाने का कोर्स हो, मोबाइल रिपेयर का कोर्स हो, सिलाई का कोर्स हो, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है
जो करने के बाद वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, या तो उनको अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो ये हमारा बहुत बड़ा प्रयास है। और ये तीसरा है हेल्थ केयर, आरोग्य सेवा, और इस तरह अभी हमने ये क्लिनिक शुरू किया है। पंचायत समिति सदस्यों की समस्याओं का समाधान कराने व अधिकार प्रदत्त करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं का संस्थापक राज्य है तथा यहाँ की पंचायती राज संस्थाएं बहुत सशक्त हैं, लेकिन त्रिस्तरीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन तो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन उसका प्रधान के मतदान के उपरांत महत्व व औचित्य शून्य हो जाता है। प्रदेश के पंचायत समिति के हजारों सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास एवं मतदाताओं की किसी भी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार भी नहीं है। पंचायत समिति सदस्यों को किसी भी प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार नहीं दिए हुए हैं। वो मात्र पंचायत समिति की साधारण कोरम पूर्ति करने के संसाधन मात्र होते हैं और ये बैठक भी 6 माह में एक बार होती है, जबकि पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र सरपंच से भी बड़ा होता है। इन समस्त समस्याओं व तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के हजारों पंचायत समिति सदस्यों द्वारा एक बैनर तले संगठित होकर मांगों व दायित्वों को चिन्हीकरण किया गया है। इन मांगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसका निस्तारण कर पंचायती राज संस्थाओं के महत्वपूर्ण अंग पंचायत समिति सदस्यों को मजबूत करने का श्रम करें, जिससे कि वह ग्रामीण राजस्थान के सशक्तिकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख की भांति पंचायत समिति सदस्यों को भी प्रशासनिक अधिकार, विभिन्न दस्तावेजों का सत्यापन, प्रमाणीकरण करने का अधिकार देने के लिए विभाग स्तर से प्रपत्र जारी किया जाए। निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र व राज्य से प्राप्त अनुदान पंचायत समिति सदस्य को राजनीति से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र में विकास करवाने के लिए निर्धारित अनुपात में राशि उपलब्ध करवाई जाए। पंचायत समिति मद से विकास कार्य स्वीकृत करवाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा अनिवार्यता को हटाया जाए। इसकी जगह पंचायत समिति सदस्यों से प्रपत्र 5 लिए जाने की स्वीकृति जारी की जाए। स्वायत्त शासी संस्थाओं, शहरी निकायों के पार्षदों व पंचायत राज संस्थाओं के प्रधान, जिला प्रमुख व सरपंच की भांति पंचायत समिति सदस्यों को भी मासिक मानदेय न्यूनतम 10,000 रुपए स्वीकृत किया जाए। पहले तो मैं आपका अपना सबका भाई नसीब खान, वार्ड नंबर 2 से, ग्राम पंचायत खेड़ली शहर मालेखेड़ा, पंचायत समिति मालेखेड़ा से हूं। और हमारी पंचायत समिति सदस्यों की वार्ड नंबर 2 से आज हम जितने भी हैं मालेखेड़ा के पंचायत समिति सदस्य, सब हमारी जिनकी 9 सूत्री मांगे हैं जो पूरे प्रदेश में राजस्थान में चल रही हैं, उनके लिए आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमारी मांगे पूरी करी जाएं। कलेक्टर साहब के निर्देश से उपखंड अधिकारी उसके निर्देश से हम आगे तक हमारी ये मांगे पहुंचाई जाएं और हम सबकी ये मांगे पूरी हों। पूरे प्रदेश में चल रही ये बात। और अपने हमारा जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष हमको बनाया गया है, उपाध्यक्ष मैडम जी को बनाया गया है। इसके नेतृत्व में हम साहब को, कलेक्टर साहब को दे रहे हैं और उसके बाद में जो भी हमारी मांगे हैं, 9 सूत्री मांगे हैं जो हमने उसमें डाल रखी हैं, उनके आधार पे हमें मांग हमारी पूरी करी जाए। उसके बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम आगे तक जाएंगे, जयपुर भी जाएंगे और जयपुर जाकर धरना भी देंगे। पूरे राजस्थान के हैं, हम नहीं पूरे राजस्थान के साथ चलेंगे। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? प्रमुख मांगे सर हमारी यहाँ है, क्योंकि हम जब तक पंचायत समिति सदस्य हम सरपंच से ज्यादा वोटों से, मदों से जीत के आते हैं, लेकिन हम गाँव में कुछ वादे करके आते हैं पब्लिक के सामने, हम आपके ये करवाएंगे, हम आपके ये करवाएंगे, लेकिन हमारा पंचायत समिति का खाली ये अधिकार होता है, प्रधान बनाने के बाद में हमारी कोई रीझबूझ नहीं होती। उसके बाद में मीटिंगों में भी 6-6 महीने में बुलाया जाता है, उसका भी कोई रीझबूझ नहीं होता हमारे पास में। हमारी मांगे यही हैं, जो भी हमारी मांगे है उसमें लिखी पड़ी हैं और हमारी मांगे जो भी हैं आपके सामने हैं। और सरपंच की तरह हमें भी पावर मिले, जैसे सरपंच के पास पावर वो पावर हमको भी मिले। पंचायत समितियों में हम भी हमारे में काम कराएं। हमारे कुछ आगे जो लोग बाग हैं, हमारे जो गांव के जो आदमी हैं, जो भी जितनी पब्लिक है जिनसे वादा कर रखा, उनके लिए हम भी हमारी जी जान से साथ दें उनके, क्योंकि जासू आगे हमको भी कुछ मिले। आज तो क्या हम पंचायत समिति सदस्य बना दिया लेकिन हमारे को कोई अधिकार नहीं दिया। इसके मतलब से तो हमारा कुछ भविष्यकाल की पंचायत समितियों में या कुछ में भी लगा लो, आप गाँव में लगा लो, हमारी कोई मान नहीं है। कहीं पे भी जाते हैं क्या कहते हैं, डायरेक्टर साहब आपने ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, करवाए कहाँ से? हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ पावर ही नहीं है, कहाँ से करवाएं हम? तो इसलिए हमने ये 9 सूत्री मांगे रखी हैं। इसके कारण हमारी जो कुछ पावर हैं जो हमारी बढ़ जाएं। हमारी हिसाब से यही दरखास्त है कि हमारी मांगे सुने और हमारी मांगे पूरी करें। धन्यवाद।
SRF फाउंडेशन और स्लाइडर इलेक्ट्रिक फाउंडेशन द्वारा संयुक्त कार्यक्रम के तहत बेसिक इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को इलेक्ट्रीशियन ट्रेन का निःशुल्क कोर्स कराया जा रहा है। कोर्स के साथ साथ रोजगार के अवसर भी SRF फाउंडेशन द्वारा मुहैया करवाए जा रहे हैं। पिछले तीसरे बैच के 35 छात्रों को आज कन्वोकेशन प्रोग्राम DTP सेंटर भिवाड़ी पर दिया गया। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि SRF कंपनी से ललित प्रताप, संजय कदम व ब्रजेश उपस्थित रहे। SRF फाउंडेशन भिवाड़ी लोकेशन के कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा बेसिक इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताया गया कि इस प्रोग्राम की मदद से पढ़ाई छोड़ चुके बच्चे कोर्स की मदद से कंपनी में नौकरी कर सकते हैं तथा अपनी दुकान भी स्टार्टअप कर सकते हैं। मुख्य अतिथि द्वारा बच्चों को सर्टिफिकेट एवं टूल किट वितरण की गई। SRF फाउंडेशन की ओर से राजेश कुमार, मनोज कुमार आदि उपस्थित रहे। कोर्स के साथ साथ रोजगार के अवसर भी SRF फाउंडेशन द्वारा मुहैया करवाए जा रहे हैं। पिछले तीसरे बैच के 35 छात्रों को आज कन्वोकेशन प्रोग्राम DTP सेंटर भिवाड़ी पर किया गया। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि SRF कंपनी से ललित प्रताप, संजय कदम व ब्रजेश उपस्थित रहे। सपोज आप जैसे बहुत बच्चे BCom कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, तो कॉलेज जाते हैं तो आके पढ़ाई भी करनी पड़ती है एग्जाम की, बट टाइम दोस्तों दिन में 24 घंटे रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है। 24 घंटे रहते हैं। आपको साइंस बोलता है कि आपको अच्छी नींद 6 से 7 घंटे आप ले लें तो परफेक्ट रहता है। स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र नौगामा को लगभग 4 माह पूर्व 29 अगस्त 2022 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबर्न मिशन योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट भेंट की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदान की गई थी, लेकिन स्टाफ की व्यवस्था न हो पाने के कारण लगभग 30 लाख की लागत की मोबाइल मेडिकल यूनिट अस्पताल के परिसर में खड़े खड़े कबाड़ा हो चुकी है। स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र नौगामा के सुनील गुप्ता ने बताया कि उन्होंने कुछ दिनों पूर्व भी कार्यभार ग्रहण किया है। उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत भी करा दिया गया है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए स्टाफ नहीं होने के कारण इसका संचालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिला कलेक्टर के आदेश पर मंगलवार को भिवाड़ी के उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें इमरजेंसी वार्ड, कोरोना मरीजों के काम में आने वाली दवाइयों के स्टॉक सहित ऑक्सीजन प्लांट व ऑक्सीजन सप्लाई का रियलिटी चेक किया गया, जिसमें कुछ चीजें तो दुरुस्त पाई गई तो कुछ में खामियां पाई गई। मॉक ड्रिल के दौरान इमरजेंसी जैसी स्थिति बताते हुए पूरा स्टाफ अलर्ट होता है। भिवाड़ी में की गई मॉक ड्रिल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, ना तो एम्बुलेंस आई और ना ही इमरजेंसी वार्ड में कोई मरीज आया। पास में ही खड़े एक व्यक्ति को मरीज बनाकर लिटाया गया और ऑक्सीजन सप्लाई लाइन में ऑक्सीजन प्रेशर को चेक किया गया। इमरजेंसी वार्ड के पास स्टॉक रूम में ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर तो रखे थे, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट में लगे 2000 लीटर के टैंक में ऑक्सीजन खाली पड़ी थी। ऑक्सीजन प्लांट को चलाया गया तो प्लांट ने काम करना भी चालू किया, लेकिन ऑक्सीजन गैस का स्टॉक नहीं हो पाया, क्योंकि जिस टैंक में ऑक्सीजन का स्टॉक होना था उसमें बाल लीकेज होने से गैस बाहर निकल रही थी। कुछ देर में ही मशीन को बंद कर दिया गया और ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली फर्म को इसकी सूचना दी गई, क्योंकि भिवाड़ी में ऑक्सीजन प्लांट 2 फैक्ट्रियों के करीब 25 लाख रुपए के CSR फंड में लगाया गया था। अब मैकेनिक आएगा और लीकेज लाइन में वॉल्व लगाकर इसको ठीक करेगा। उसके बाद टैंक में ऑक्सीजन स्टोर हो पाएगी। बाकी दवाइयों का स्टॉक चेक किया गया, दवाइयां पूरी पाई गई। वहीं स्टोर रूम में रखे 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का रियलिटी चेक किया गया तो वे सभी दुरुस्त पाए गए। अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर 7 बेड का कोविड आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जो कई महीनों से बंद पड़ा था। उसकी साफ सफाई करवाई गई व छत पर लगे मकड़ी के जालों को हटाया गया। मॉक ड्रिल के होने के बाद बेड पर लगाए गए सभी उपकरण हटा लिए गए और कोविड आइसोलेशन वार्ड को बंद कर दिया गया। जब इस विषय पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर के शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल में सब कुछ ठीक पाया गया है। ऑक्सीजन प्लांट सही ढंग से काम कर रहा है। ऑक्सीजन के सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक में रखे हुए हैं। दवाइयों का स्टॉक पर्याप्त है। कोविड वार्ड अच्छी स्थिति में है। अगर भिवाड़ी में कोई इमरजेंसी आती है तो अस्पताल प्रशासन उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन सबके बीच अस्पताल की वास्तविक स्थिति और चिकित्सा प्रभारी के द्वारा बताई गई बातों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अगर भविष्य में कोरोना बीमारी बढ़ती है और भिवाड़ी में किसी तरह की भयावह स्थिति बनती है तो अस्पताल की व्यवस्था की वास्तविक पोल अब खुलकर सामने आएगी। फिलहाल अस्पताल प्रशासन के हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक है। सर, कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार के आदेश थे कि आज मॉक ड्रिल होनी चाहिए। अपने अस्पताल में मॉक ड्रिल कराई। सर, क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई, कैसा रहा? यहाँ जो अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है उसको फंक्शनल था पहले भी, आज उसको चलाकर उसमें जो रिजर्वायर है
उसको फुल किया गया ऑक्सीजन का। फिर ऑक्सीजन की आगे सप्लाई ऑक्सीजन पाइपलाइन में आ रही है या नहीं वो देखा। सभी पॉइंट्स पे ऑक्सीजन पहुंच रही है। जो हमारे पास 12 डेडिकेटेड पॉइंट्स हैं और जितने उपकरण थे हमारे पास उनको निकाला। वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर, कार्डियक मॉनिटर उनको निकाल के उनकी फंक्शनैलिटी चेक की, वो भी सब सही है। कुछ 1-2 पॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो चेंज कर दिए। सर कंसंट्रेटर की क्या स्थिति है, कितने हैं अपने पास? कंसंट्रेटर हमारे पास 30 हैं, जिसमें से 25 तो 5 लीटर की कैपेसिटी के हैं, 5 हमारे पास 10 लीटर पर मिनट वाली कैपेसिटी के हैं। और दवाइयाँ जो हैं वो भरपूर मात्रा में हैं। 3 महीने का स्टॉक है हमारे पास, जो कोविड में काम आने वाली जो दवाइयाँ हैं। किट भी हमारे पास तैयार है। सर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो क्या स्थिति है? सिलेंडर अभी फिलहाल काम आ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास हैं अभी इस समय 12 सिलेंडर, 5 डी टाइप हैं और 7 बी टाइप हैं। क्या भरे हुए हैं खाली? फिलहाल तो भरे हुए हैं, रखे हैं। सर ऑक्सीजन प्लांट की बात करें तो क्या स्थिति है? क्या उसमें जो टैंक 2000 लीटर का है उसमें क्या रिजर्व गैस है या नहीं है, खाली है? आज तो भर लिया हमने उसको। इससे पहले क्योंकि काम नहीं आ रहा था, लेकिन आज फिर भरा है। अब जब यूज करेंगे तो वो धीरे धीरे खाली होता रहेगा। बाकी फंक्शनल है, काम कर रहा है। तो अभी हमने जाके देखा है कि सुई 0 पे टिकी हुई है, यानी कि ऑक्सीजन के नाम पे उसमें टैंकर में कुछ भी नहीं है। बंद तो ऐसे बंद होगा। आप बंद होने के बाद गए होंगे? नहीं, अभी जब चालू हुआ था और उसके बीच में आप जब आए उसके ड्यूरेशन के बीच में ये होता है जैसे रिजर्वायर फुल हो जाता है ना, तब वो उधर से सप्लाई कम कर देता है। अगर आपको देखना है तो अंदर से एक बार देखना। कितने लोगों की सर भर्ती की व्यवस्था है? हमारे पास इस समय पॉइंट तो है 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा के टोटल 32 को हम एडमिट कर सकते हैं। यानी 12 पॉइंटों पे हमने जो ऑक्सीजन सप्लाई है चाहिए और कंसंट्रेटर के माध्यम से 32 पे। टपुकड़ा बाईपास बस स्टैंड के समीप कुछ लोगों द्वारा लगाए गए बोर्ड को न हटाने जाने से आक्रोशित सर्व समाज ने बैठक कर जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी, उपखंड अधिकारी तिजारा, तहसीलदार टपुकड़ा व नगर पालिका अध्यक्ष के नाम ज्ञापन दिया। टपुकड़ा पूर्व विधायक मामन सिंह, देशपाल यादव, अनूप यादव, मनोज यादव आदि के द्वारा बाईपास पर किए गए बोर्ड के अनावरण के विरोध में कल टपुकड़ा पंचायती हनुमान मंदिर पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व विधायक मामन सिंह ने बोर्ड को हटवाने का आश्वासन दिया था, मगर आज दोपहर तक बोर्ड न हटाए जाने से आक्रोशित सर्व समाज ने मंदिर पर पुनः बैठक का आयोजन किया और सर्वसम्मति से एक ज्ञापन जिला कलेक्टर अलवर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी, उपखंड अधिकारी तिजारा, तहसीलदार टपुकड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष टपुकड़ा के नाम नायब तहसीलदार व नगर पालिका के लिपिक को सौंपा। इस अवसर पर सर्व समाज के बड़ी संख्या में कस्बे वासी उपस्थित रहे। सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने रात को एक गांव में छापा मारकर रिफाइंड तेल से दूध बनाते 2000 लीटर सिंथेटिक दूध पकड़ा है। कार्रवाई को देखकर मिलावट करने वाला युवक तो भाग गया और मौके पर ही चेयरमैन के साथ पहुंची डेयरी की टीम ने दूध को नष्ट कराया और उसका सैंपल लिया। सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने यह कार्रवाई बड़े गोपनीयता तरीके से की। अपनी प्राइवेट गाड़ी को गाँव के बाहर खड़ा कराए और 2 किलोमीटर तक सरसों के खेतों में पैदल चलकर यह कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि पिछले काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि डेयरी में मिलावट का दूध आ रहा है और इसकी सूचना पर आज खेड़ले चंद्रावत गांव के हंडू का बास में पहुंचे और प्राइवेट गाड़ी को गांव से बाहर खड़ा कर दिया और पैदल चलकर वहां पहुंचे तो वहां देखा कि एक युवक रिफाइंड तेल में मिलावट कर ग्राइंडर से दूध बना रहा था। सरस डेयरी की टीम को देखकर वह युवक भाग गया। मौके पर पहुंची सरस डेयरी की टीम ने उस दूध का सैंपल लेकर करीब 2000 लीटर दूध मौके पर ही नष्ट कराया। उन्होंने बताया कि जब वहां कार्रवाई की गई तो सरस डेयरी का सचिव भी इसमें दोषी पाया गया और उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस स्थानीय डेयरी का सचिव राहुल खान है, जिसका 2504 कोड है। ये मिलावटी दूध स्थानीय डेयरी सचिव की मिलीभगत से चल रहा था। उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति को 5100 रुपए का इनाम दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो भी मिलावटी दूध की सूचना देगा सरस डेयरी की ओर से उसे इनाम दिया जाएगा। सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर पूर्व में भी 3-4 बार कार्रवाई कर चुके हैं, जहां हजारों लीटर मिलावटी दूध को नष्ट कराया गया है। बावजूद इसके ग्रामीण स्तर में चलने वाली डेयरी के लोगों द्वारा मिलावट करने का काम बंद नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मिलावट को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि अलवर जिले में विगत कई सालों से सिंथेटिक दूध का कारोबार लगातार चलता आ रहा है और यह सिंथेटिक दूध अलवर की डेयरियों सहित हरियाणा, यूपी और दिल्ली के बाजार में बिकने जाता है। जिस विभाग की जिम्मेदारी इसको पकड़ने की है वह विभाग कार्रवाई नहीं करता। विगत 3 महीने से सरस डेयरी सिंथेटिक दूध पर लगाम कसने के लिए कार्रवाई
कार्रवाई कर रही है। अलवर शहर में मंगलवार को सड़कों पर कोहरा देखने को मिला, जहां कोहरा इतना जबरदस्त था कि 20 मीटर की दूरी पर भी लोग एक दूसरे को नजर नहीं आए और पेड़ों पर ओस की बूंदें भी दिखाई दी। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कोहरा होने के चलते वाहन चालकों को अपने वाहन की लाइट जलानी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर कुछ नजर नहीं आया। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन चालक वाहनों की धीमी रफ्तार से चलाते हुए नजर आए। कोहरे के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग घरों में बैठकर धूप आने का इंतजार करने लगे। शहर में कई जगह लोग सड़कों पर अलाव जलाकर तापते हुए दिखे। बर्फीली हवा चल रही थी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों का कोहरे के चलते हालत खराब दिखे। कोहरे की वजह से खेतों में और फसलों में ओस दिखाई दी। इससे गेहूं और सरसों की फसल को फायदा होने की उम्मीद है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है और इससे निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में तैयारियां तेज कर दी हैं। अस्पतालों में कोविड आपातकालीन तैयारियों की जांच करने के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। इसी तर्ज पर कालाकुआं स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा विभाग के डिप्टी सीएमएचओ सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा ने बताया कि कोरोना वायरस की एक बार पुनः दस्तक देने को लेकर शासन, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो उठा है। इस दौरान मॉक ड्रिल में लॉजिस्टिक, दवा और ऑक्सीजन उपलब्धता के निर्देश दिए गए। साथ ही ऑक्सीजन स्टॉक में रखने को भी निर्देशित किया गया। इसके अलावा कोरोना वायरस के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। साथ ही अस्पताल परिसर में RT-PCR जांच सेंटर खोला गया है, जहां प्रतिदिन 100 से ज्यादा जांच की जा रही है। डिप्टी सीएमएचओ ने बताया कि जिला अस्पताल में करीब 250 मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था है, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। साथ ही 6 प्लांटों से करीब 2.5 से 3,000 mLp ऑक्सीजन की क्षमता है। वहीं मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग व जांचें की जा रही है। एहतियात बरत रहे हैं। श्रीमान शासन सचिव महोदय के निर्देशानुसार और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में आज मॉक ड्रिल का पूरे जिले में आयोजन किया गया है, जिसका मैंने श्रीमान अपने डिप्टी कंट्रोलर साहब के साथ अपने ऑक्सीजन प्लांट्स का निरीक्षण किया है, जिसमें ये पहले से ही जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो OGP है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का मॉक ड्रिल पहले से ही होता आ रहा है। आज हमने डिप्टी कंट्रोलर साहब के साथ दोबारा से निरीक्षण किया गया है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं और ये जो हमारे यहाँ पे बेड पे जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, O2 सिलेंडर्स की व्यवस्था है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था है, सब दुरुस्त है। वार्डों में क्या व्यवस्था की गई? वार्डों में हमारे यहाँ जैसा कि आपको पहले से ही मालूम है कि हमारे यहाँ से डायरेक्ट ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है और सभी जो तकरीबन 250 बेड पे ऑक्सीजन उपलब्ध है। मतलब अगर क्षमता अगर ज्यादा होती है तो किस तरह हम व्यवस्था कर सकते हैं? कितनी हमारे अंदर वो है? जैसा कि मैं आपको मालूम भी होगा, हमारे यहाँ पे टोटल 6 प्लांट हैं और 6 प्लांट की तकरीबन 2,500 से 3,000 LMP लिक्विड जो ऑक्सीजन है अपनी, वो उसकी कैपेसिटी है। तो तकरीबन हम देखा जाए तो फुल कैपेसिटी पे भी 250 अगर बेड पे मरीज हो तो उनको हम आराम से ऑक्सीजन दे सकते हैं। अभी नए केसों की कोई स्थिति नहीं। एक केस पाया गया था जो कि सूर्यनगर से था, उसकी रीसैम्पलिंग करवाई है, वो भी नेगेटिव है और उसके जो कॉन्टेक्ट्स थे वो भी सभी नेगेटिव पाए गए हैं। जो पुणे भेजा गया था और जीनोम सैंपलिंग के लिए उनके सैंपल को जयपुर भिजवाया जा रहा है। ड्रिल की है, किस तरह से मतलब क्या क्या चीजें आपने अभी अपने उसमें निरीक्षण के दौरान नोट की है, क्या है क्या क्या? पहले तो सबसे पहले ये होता है कि इसमें कितना कंप्रेसर है, वो प्रेशर प्रॉपर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, उसमें ऑयल प्रॉपर है कि नहीं है। उसके बाद में फिर एयर फिल्टर्स वगैरह चेक करते हैं वीकली। वो हम 7 दिन में या 15 दिन में, हमारा एक फिक्स टाइमिंग है हर प्लांट के। और मॉक ड्रिल महीने में 2 बार होती है, जो रेगुलरली पिछले 2 साल से कंटिन्यू चल रही है। बेडों की क्या व्यवस्था है? ऑक्सीजन बेड्स जो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स लगे हुए हैं, सभी बेड्स पे ऑक्सीजन पॉइंट्स अवेलेबल हैं और सभी पे ऑक्सीजन की सुविधा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास 132 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और लगभग सभी ठीक है। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो बढ़िया है, इसके अलावा सारे ठीक है।
एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है अपने यहाँ? एम्बुलेंस एक ALS है जो वर्किंग है और 7 BLS है, बेसिक लाइफ सपोर्ट है। कितने प्लांट हैं सर अपने ऑक्सीजन? अपने यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 प्लांट हैं। अच्छा। हाँ, और बाकी अच्छा, कहाँ है सर ये प्लांट वगैरह? एक प्लांट तो जनाना में लगा हुआ है, एक शिशु में लगा हुआ है और 4 प्लांट DH में। क्या नाम है सर आपका? मनोज राठी, बायोमेडिकल इंजीनियर। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मालीबास में एक 22 वर्षीय छात्र ने अज्ञात कारणों के चलते घर में रखी खेत में डालने वाली दवाई का सेवन कर लिया, जिसको परिजन अचेत अवस्था में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लक्ष्मणगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल बंशी लाल ने बताया कि छात्र पूर्ण सैनी निवासी हरसाना मालीबास का रहने वाला था, जिसने अज्ञात कारणों के चलते खेत में डालने वाली दवाई का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक छात्र पूर्ण सैनी बीएड की पढ़ाई कर रहा था। पूर्ण ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। ये दिनांक 24 तारीख को हमें टेलीफोन से सूचना मिली जीएच से कि पूर्ण सनोख गोपी, उम्र करीब 24 साल, जाति सैनी, निवासी हरसाना, कोई जहरीला पदार्थ खा करके सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, जिसके बयान लेने आया तो नोट फॉर स्टेटमेंट डॉक्टर साहब ने फरमाया, जिसकी आज 27 तारीख को सुबह 4 बजे मृत्यु हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम कराने के लिए मैं
लक्ष्मण। क्या नाम पता है इनका, कहाँ के रहने वाले हैं, कितनी उम्र है? पूर्ण पुत्र हीरालाल, उम्र 24 साल, जाति सैनी, निवासी मालीवास अरसाना, थाना लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर। अच्छा, तो किस कारण से खाया, कोई पता लगा अभी कारण? कोई कारण का पता नहीं है, इसलिए खाया उसने, कोई दवाई समझ के खाया या अनजाने अज्ञात कारण है? अज्ञात कारण। तो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है? पोस्टमार्टम करवाया। आपका नाम और पद? बंसीराम हेड कांस्टेबल, थाना लक्ष्मणगढ़, जिला। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसमें नई पेंशन का जमा पैसा देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद कर्मचारी केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर हैं। आज न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान की जिला इकाई द्वारा नकली सर्किल पर केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण का पुतला फूंका गया और मांग की गई कि नई पेंशन का जमा पैसा राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाए, जिससे कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं हो। फेडरेशन जिलाध्यक्ष जयद्रथ यादव ने बताया कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 2022 से नई पेंशन योजना खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया था, जिससे कर्मचारियों में भारी उत्साह था। इससे पूर्व कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। इस पर सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेकर कर्मचारी हित में बड़ा कदम उठाया, लेकिन नई पेंशन का जमा पैसा केंद्र सरकार के पास होने के कारण करीब 39,000 करोड़ रुपए राजस्थान के कर्मचारियों का केंद्र सरकार के पास जमा है। ये राशि PFRDA में जमा है। राजस्थान सरकार लगातार उस राशि का डिमांड कर रही है, लेकिन विगत दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने उस राशि को देने से इनकार कर दिया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। आज उसी संबंध में अलवर जिला सहित पूरे राजस्थान में केंद्रीय वित्त मंत्री का पुतला फूंका गया और उस राशि को राजस्थान सरकार के खाते में हस्तांतरित करने की मांग की गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने मनमानी पूर्ण रवैया अपनाया तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पेंशन योजना से सभी विभागों के कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज जो पूरे प्रदेश स्तर पे माननीय गहलोत जी ने जो 1 अप्रैल 2004 के बाद वाले कर्मचारियों के लिए, जो कि सभी डिपार्टमेंट से हैं, उनके लिए 1 अप्रैल 2022 से जो नई पेंशन योजना थी उसको हटा के पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी थी। उसके बाद से PFRDA जो एक फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो कि अंडर में आता है, उसमें इन कर्मचारियों का 39,000 करोड़ रुपए अटका हुआ है। और हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इस पैसे को लौटाने से मना कर दिया है। तो उसके विरोध में आज पूरे अलवर जिले के, हालांकि प्रदेश स्तर पे भी चल रहा है, लगभग सभी जिलों में अपने अपने समय के अनुसार सभी वित्त मंत्री जी का पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज अलवर जिले के सभी डिपार्टमेंट्स के जो भी कार्मिक हैं, चाहे एजुकेशन से हो, चाहे चिकित्सा विभाग से हो, पटवार से हो या और दूसरे राजस्व वगैरह से हो, तो सभी कर्मचारी आज एक साथ इकट्ठा होकर आज केंद्रीय जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उनका पुतला दहन किया है और सभी में भारी रोष है। इसके अलावा अगर जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई निर्णय नहीं ले पाती है तो हम अपने विरोध प्रदर्शन को और ज्यादा बढ़ाएंगे और आने वाले समय में इसको और तेज किया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? जयद्रथ यादव, जिला अध्यक्ष NPSC FRE अलवर। भिवाड़ी शहर सहित आसपास के क्षेत्र में गत दिनों से लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को रोजमर्रा के काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बार ठंड दिसंबर माह के आखिरी में पड़ने लगी है, तो लोगों को महसूस भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि हर वर्ष दिसंबर की शुरुआत में ही ठंड का प्रकोप बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। भिवाड़ी शहर में 20 दिसंबर को पहले कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हुई थी। गत 20 दिसंबर से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं आज सोमवार को शहर का बुरा हाल सर्दी से है, जो कि ज्यादा सर्दी का एहसास किया गया। बीती रात तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आगे भी लगातार तापमान इसी तरह बने रहने की संभावना है। घरों से निकलने वाले लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सभी अपने वाहनों की लाइट को जलाकर अपने वाहन चला रहे हैं, तो घने कोहरे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा कोहरे को देखते हुए सड़क पर दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहाँ ठंड बढ़ने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को इससे फायदा भी हो रहा है, क्योंकि इस मौसम में जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी, फसलें उतनी ज्यादा अच्छी होने की संभावना है। ठंड नहीं पड़ने से गेहूं व सरसों की फसलों में अनेक प्रकार की बीमारियां लगने की संभावना बनी रहती है। दिसंबर माह की शुरुआत में ठंड नहीं पड़ने से किसानों को चिंता सता रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगी है, फसलें अच्छी होने की उम्मीदें किसानों को जग रही है। अब किसानों को 1 या 2 बार मावट होने का इंतजार है। अगर मावट हो जाती है तो वह फसलों के लिए अमृत का काम करेगी।
बगर तिराया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगली मेघा में विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिस पर पीहर पक्ष का कहना है कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मार दिया। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए मृतका के भाई पीड़ित यूनुफ खान पुत्र निजरू खान निवासी ग्राम बहादुरपुर ने बताया कि उसकी बहन बर्फीना का विवाह वर्ष 2019 में महबूब पुत्र रुस्तम निवासी नगली मेघा के साथ हुआ था। विवाह में पीड़ित पक्ष द्वारा मुस्लिम रीति रिवाज निभाते हुए लेन देन किया गया था। उस समय दहेज में एक बुलेट मोटरसाइकिल, 2,51,000 रुपए नगद सहित अन्य घरेलू सामान अपनी हैसियत अनुसार दिया था। लेकिन फिर भी आरोपी पति मौसम, ससुर नसरुत खान, सास गुफदी, देवर मौसम, आसम, अरसम, जेठ रहीस आदि ने शादी के समय ही कम दहेज का उल्हाना दिया और बाद में आए दिन दहेज की मांग को लेकर लड़ाई झगड़े करने लगे। पीड़ित के भाई द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार गत 5 दिसंबर को भी आरोपियों द्वारा उसकी बहन के साथ जान से मारने की नियत से बुरी तरह मारपीट की और गला भी दबा दिया। इस मामले को लेकर जब पीड़िता पुलिस के पास गई तो घर बसाने की नियत से पुलिस ने आपसे समझाइश कर उन्हें वापस लौटा दिया। रविवार को दहेज की मांग पूरी नहीं होने के चलते शाम करीब 5 बजे मृतक बर्फीना का फोन अपनी बड़ी बहन रहीना के पास आया और उसने कहने लगी कि मेरे ससुराल वाले मुझसे दहेज में एक चौपहिया वाहन बोलेरो व 4 लाख रुपए नगद की मांग कर जान से मारने की चेतावनी दे रहे हैं, जिस पर बड़ी बहन द्वारा उसे आश्वासन दिया गया कि हम सुबह आकर तेरे ससुराल वालों से बात करेंगे और समझाएंगे। सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे पीड़ित के भाई फारूक के पास उसके आरोपी जीजा महबूब का फोन आया कि तुम्हारी बहन को हमने मार दिया है, उसे ले जाओ। जिस पर पीड़ित पक्ष के करीब 20 से 25 लोग ससुराल पक्ष पहुंचे तो बर्फीना मृत अवस्था में थी और डेड बॉडी पर गले और पैरों के चोट के निशान थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ लाया गया। मृतक बर्फीना की बहन ने बताया कि मृतिका की कुछ समय पहले BA पूरी हुई थी और आगे पढ़ने की इच्छा भी थी। इसके अलावा बर्फीना के 2 बच्चे भी हैं। लड़की की उम्र करीब 2.5 साल और लड़के की उम्र करीब 1 साल है। अब इन नन्हे बच्चों के सर पर से मां का साया उठ गया है। क्या लगती हो आप मृतिका की? बहन। क्या घटना हुई है आपके साथ? मारी गई है। आपको कैसे पता चला? आपको किसी ने फोन किया? मेरे तो बहन ने फोन करो, गांव गई पड़ी है बड़ी। अच्छा। मैं तो दूध काट थी, जब फोन आया इनने कही कैसे ऐसे होगी। जब अब फोन में बात हुई, जब पता पड़ी हमारे तो। आपकी बात कब हुई फोन पे? रात हुई हमारी तो बात। अब सुबह ही गांव से फोन आयो, फिर हमारे बूढ़ा पहुँच गो हूँ। तो आपको गांव वालों ने बताया कि हाँ, कहा झूठ बोल रहे हुए और हैंगे हमारे गांव की छोरी उनसे बूझी। उन्होंने कही भाई गोहिरा ने खाई बताई। हमारे ननद है कि थोड़ी सी दूर और वहाँ ने भी फोन करो मेरे फिर सुबह ने कहा फिर तो ननद वहाँ ने खाई गोहिरा ने। मैंने बिरबान आप तो जाएंगे हम जब तो पड़ेगी। अब वो तो जब गया मैं गई, मैंने कम्बल फेंको, जेवड़ा से पाँव बांध रखा दोनों। नाड़ देखी तो नुकनी निशान हैंगी, गले पे भी निशान। हाँ निशान हैंगी, नुकनी निशान है। और बच्चे कितने हैं इसके? 2 हैं, एक लड़की एक लड़का। नाम क्या है आपकी बहन का? बर्फीना। और पति का? महबूब। ठीक। तो मारा किसने? आदमी ने मारा है? हाँ आदमी ने मारा। तो अब वो कबूल भी कर रहा है क्या आदमी? हाँ कर ली। और 15 दिन पहले आपने ऐसे ही गिट्टी विट्टी भींची आने, जब ही आप गई तिराया पुलिस के पिए। पुलिस अब खुद हांग रही ना खाए, लड़की आई हमारे पास। मतलब 15 दिन पहले भी घटना हो चुकी है इसके साथ में? हमारी घर पटक गया। जब आप सोदी हुई, जब यानी फोन करो कैसे ऐसे भाई कहा करे जो तेर पे हुए जो अपनी भोग। अब हम कहा करें हमें जो भाई हम पे है हम बात देंगे, तो अब खान लेना है तो हम खान देंगे। अब तू ऐसे मत करे। वो चीजों की मांग करते थे क्या? सब्जी नहीं लावे और खान चटनी से रोटी खावे, सब्जी ना लावे। आप तो खावे तिराया होटल पे और चटनी से रोटी खावे। क्या घटना हुई? मेरी सिस्टर की शादी हुई थी 2019 में 21 तारीख को, 21 मार्च को। तो ये दहेज के लिए परेशान करता था पहले से। पहले भी मीटिंग हुई थी 2-3 बार वहाँ पे, इसके घर पे बुलाया और जो बिचौलिया था वह भी था वहाँ पे। तो समझौता हो गया था इनका सबसे पहले। फिर उसके बाद अब 10 दिन पहले इसने मारी थी अकेले ने, मतलब गला घोटा था। तो इससे नहीं हुआ, ये नाकाम रह गए उसमें। उसके बाद ये पुलिस में चली गई मेरी सिस्टर। पुलिस में फिर पुलिस वाला ने समझौता करवा दिया। उसका बाप बुलाया था वहाँ से महबूब का नंगली से। तो
फिर वो ये बोल के आया था चौकी में, अब तो मैं अकेला आया हूँ, अब फिर 4-5 बंदा साथ लेकर आऊँगा। और अब कल रात की घटना है, कल दिन में खूब बात हुई थी। एक लड़का अरशद नाम का, जो है अरशद है वो इससे नजदीक ताल्लुक है महबूब के और उसके अरशद का। वह उस समय वहीं था कल शाम को अरशद। उसके बाद हमारी बात हुई थी, वहाँ के बाद खूब बढ़िया कल शाम को। फिर नाइट में क्या हुआ है, इनका सुबह फ़ोन आया था 5:30 बजे, भाई कंपनी जा रहा था फारूक उसके पास, तो उनके गोहरा ने खाई है और हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं अलूर सानिया में। फिर मैं गया था वहाँ पे, मैं टेल को पहुँच गया। फिर मैंने इसके पास फ़ोन किया था महबूब के पास, इसने बोला कि हम तो घर आ गए, अब वहाँ मत जाओ। फिर हम आ गए। ये पहले से ही परेशान करता है। आप क्या लगते हो मृतिका के? भाई बच्चे कितने हैं इसके? 2 बच्चे हैं इसके, एक तो 2 साल का है। तो आपको क्या स्थिति में मिली आपके मौके पर? उसकी नाड़ मतलब पैर बांध रखे, पैर बांधा इसने, मतलब अकेला तो है ना, इसके साथ और भी शामिल है 2-4। पैर बांधा, यहाँ पे निशान है उनकी गला घोटा, जैसे ये गूंठा का निशान है यहाँ पे तुरंत। और अब भी अगर देखो तो अभी भी है उसके। और जो वहाँ पे ये है सरपंच भी था, एक ये है ना नसर प्रधान, ये भी था, इसके सामने उसने कहती है कि हाँ मैंने किया ये। अच्छा, कबूल भी कर लिया उसने गलती? कर लिया और फिर कबूल करके वहाँ से फरार हो गया। वे भी और उसका बाप भी कबूल कर लिया। पूरी पंचायत में करीब कम से कम 300-400 आदमी सबके सामने कबूल किया उसने। हम रिश्तेदार हैं इस लड़की के। आज सुबह हम अपने तौर पर घर पे बैठे थे, बड़जीर का मेरे गाँव शमशुद्दीन मेरा नाम है, एक सरपंच बड़जीर का। तो इनको फ़ोन आया लड़की के पीहर से कि भाई वो लड़की मार दी और आप वहाँ जाके देखो। और हम वो बिचौला हैं, तो हम वहाँ जाके नहीं गया। तो हमने देखा, मेरे पास फोटो में वो बोला भाई गोहरन काट रखे। मैंने दिखा कहाँ से, पैर में कट लगा रखा। फिर भाई तो गोहरन ना काट कर, फिर हमारे रिश्तेदार जो इनके पैर पर से औरत आई हुई है उनसे मैंने केमेंट किया, गर्दन में गाड़ देखो। मैंने किया अगर यहाँ से तो ना मरती, गर्दन देखो। उन्हें यहाँ से गर्दन देखे तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वहाँ काला निशान पड़ रहा है, यहाँ सोजी भी पड़ी। फिर ये आसपास के जितने भी लोग जमा, मैंने भाई तुम कह रहा गोहरन काटिए तो तुम खुद ही देखो। तो जो सब मौजूद आदमी ने देखी तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि गर्दन दबाई हुई है और पता कितना जोर से मारी गई है। 1 लाख आदमी कोई काम ना है, शायद कई ने दवाई हो कि अच्छी हेल्दी लड़की ही। तो हमें लगता है कई लोगों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी है। ये लोग बता रहे हैं कि उसने खुद ने कबूल भी कर लिया कि मैंने मारा। तो उस समय आप थे? बिल्कुल, उसका वीडियो भी है रिश्तेदारों के पास। और पूरी पब्लिक आज मेरे ख्याल से 100-200 आदमी है। उसने कबूल कर लिया कि मैंने मारा है। मेरे से गलती तो हुई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने जन आक्रोश महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजगढ़ का बस स्टैंड जिस प्रकार से बंद है वह कांग्रेस सरकार की एक वानगी है कि कांग्रेस सरकार किस प्रकार से कार्य करती है। राजगढ़ से जिस प्रकार संदेश पूरे देश व राज्य में गया कि क्या कोई ऐसी सरकार हो सकती जो अपने आराध्य के मंदिर को विध्वस्त कर सकती है, तो जिसने भगवान शिव के शिवलिंग को उखाड़ उस सरकार को उखाड़ने का पहला फर्ज होगा। यह बात उन्होंने कस्बे में बस स्टैंड पर आयोजित जन आक्रोश महासभा में कही। उन्होंने कहा कि यह तुष्टीकरण की सरकार है जो जातीय, पंथ व मजहब के आधार पर भेद करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। इससे पूर्व पूनिया का पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया के नेतृत्व में पार्षदों ने स्वागत किया। मेला का चौराहा पर सैनी समाज की ओर से पूनिया को फलों से तोला गया। सराय बाजार में विगत दिनों हुए सराय बाजार व मंदिर विध्वंस प्रकरण को लेकर प्रकाश दीक्षित के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। पूनिया का जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा, दुपट्टा व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। महासभा के मंच पर बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं भाजपा के जिला महामंत्री शिवलाल मीणा के निवास स्थान पर पहुंचकर उनकी मां के निधन पर शोक जताया। इस अवसर पर जिला प्रभारी विष्णु चेतानी, पूर्व विधायक रामहेत यादव, बनवारी लाल सिंगल, एसटी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र मीना, जयराम जाटव, जिला अध्यक्ष संजय नरूका, मंगल राम कोली, मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित, मन्ना राम मीना, जिला महामंत्री शिवलाल मीना मौजूद रहे। उसके बाद जिस तरीके से नकल हुई, इतनी नकल हुई कि नौजवान अवसाद में चले गए
आज वो राजस्थान का 36 कौम का नौजवान इस कांग्रेस पार्टी से सड़क पर जवाब मांगता है। राजस्थान का किसान उस 10 दिन के कर्जे की माफी की जवाब मांगता है। राजस्थान के 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई नौजवान भाइयों। इसी तर्ज पर 200 से ज्यादा किसान भाइयों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। वो यात्रा तो निकाल रहे थे, लेकिन हर 12 किलोमीटर पर पूछताछ करते तो पता लगता कि राजस्थान में हर 12 किलोमीटर पर भ्रष्टाचार है, हर 12 किलोमीटर पर भ्रष्टाचार है। अपराध की बानगी मैंने आपको बताई, किसानों के साथ वादा खिलाफी की। इस कांग्रेस पार्टी के राज में अस्पताल बीमार है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है। और मैं तो अभी ये कहता हूं, इस राजस्थान की सरकार को बचाने का काम बीएसपी ने किया था। ऐसा हजमा किसी का नहीं हो सकता भाई। 6 के 6 हाथी जीतेंगे, 6 हाथी और 13 निर्दलीय उन्होंने हथेली लगा दी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के पतन का कारण भी बीएसपी बनेगी। कौन सी बीएसपी? बिजली, सड़क और पानी। जितनी बार आया लोगों ने कहा इतनी कटौती हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है कि सड़कों में भी इतने खड्डे हैं जितने शायद कांग्रेस के राज में भी नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी सरकार से बदला लेने का ये सही समय है और इसीलिए हम जनाक्रोश के जरिए सड़कों पर उतरे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आए। मंच के नेता भी कोशिश करेंगे आप सबके आशीर्वाद से। लेकिन इस ऐतिहासिक कस्बे राजगढ़ ने जिस तरीके से मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए जो प्यार लुटाया, मैं आपको पूरा भरोसा देता हूं, उसको दुगना सम्मान के साथ आप लोगों को लौटाऊंगा। ये भरोसा और विश्वास मैं आपको देता हूं। रामगढ़ उपखंड के कस्बा लावड़ा में लवली क्रिकेट क्लब द्वारा लगातार 27वीं बार क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि जगदीश केरा ने फीता काटकर किया। प्रतियोगिता की प्रथम बॉलिंग विशिष्ट अतिथि हरिराम गौड़ ने की और समाज सेवी ताहिर भाई बैटिंग करते हुए मंच का शुभारंभ किया। इस दौरान लवली क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष अशरफ खान एवं कार्यकारिणी कमेटी द्वारा मुख्य अतिथि जगदीश केरा, विशिष्ट अतिथि महेंद्र शर्मा, विशिष्ट अतिथि हरिराम शर्मा, अतिथि ताहिर भाई, वार्ड पंच आसम खान, जुम्मा खान, अजीत यादव, बने यादव, दौलती गुर्जर, रेफरी मास्टर पुष्पेंद्र सिंह, मीडिया कर्मी राधेश्याम गेरा, रमेश प्रजापत, प्रेम प्रजापत सहित सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस दौरान क्रिकेट क्लब सदस्य घनश्याम शर्मा, ओम प्रकाश, रेफरी जग्गू, रेफरी मास्टर फजरू खान, सिद्धार्थ शर्मा, लक्ष्मण शर्मा, महेश शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग एवं क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। आज का पहला मैच रब्बाका वर्सेस हसनपुर की टीमों के मध्य हुआ, जिसमें रब्बाका की टीम ने 8 रन से जीत हासिल की। मैन ऑफ द मैच हसनपुर टीम के रिजवान को दिया गया। उन्होंने 78 रन की शानदार पारी खेली। अलवर सीएमएचओ कार्यालय में सोमवार को दूर दूर से आए दिव्यांगों को काम नहीं होने पर दिव्यांगों ने कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। दिव्यांगों ने बताया कि 16 नंबर कमरा जहां पर दिव्यांगों के प्रमाण पत्र का काम किया जाता है, वहां के कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर ऑफिस से गायब थे। ऐसे में उनका काम नहीं हुआ, इसलिए सभी दिव्यांगों ने मिलकर विरोध जताया और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर डिप्टी सीएमएचओ महेश पैरवा को ज्ञापन सौंपा। दिव्यांगों ने बताया कि बहरोड और बांसुर से दिव्यांग सीएमएचओ कार्यालय में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंचे, लेकिन कर्मचारी उन्हें गायब मिले। तो उन्होंने अन्य कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन 4 घंटे तक कर्मचारी नहीं आए और फिर लंच हो गया। ऐसे में दिव्यांग भड़क गए और उन्होंने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर डिप्टी सीएमएचओ को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा, एक तो वैसे दिव्यांग परेशान है, लेकिन जब ऑफिस में काम कराने आए तो कर्मचारी यहां से गायब थे और वह अपने घर गए हुए थे। ऐसे में दिव्यांगों ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं डिप्टी सीएमएचओ महेश पैरवा ने दिव्यांगों से कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और दिव्यांग लोगों को आगे से परेशानी नहीं होगी। जैसा कि दिव्यांगजन ने अपने जो ये सो कॉल्ड आप जो ज्ञापन की बोल रहे हैं वो सौंपा है, तो उसमें लिखा है कि 3 घंटे तक कमरा नंबर 16 में कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं था। तो मैंने जब ये मेरे पास आए थे ज्ञापन देने से पहले, ये मेरे पास आए हैं, मिलके गए हैं, तो मैंने जो एसओ मैडम है उनको बुलाया। एसओ मैडम से पूछा कि भाई एएसओ और जो कंप्यूटर जो ऑपरेटर लगा हुआ है वो कहाँ है। तो एसओ मैडम ने बताया कि एएसओ मैडम खाना खाने के लिए गए हैं। तो मैंने उनको भी तुरंत फोन करके बुलवा लिया
और जो अजय कंप्यूटर ऑपरेटर है संगणक की पोस्ट पे हैं, उन्हें एक ट्रेनिंग में लगाया हुआ है। तो मैंने उनको भी पाबंद कर दिया है कि ट्रेनिंग में आप अपना जो सेशन है वो आधे घंटे का है, 1 घंटे का है या 2 घंटे का है, वो सेशन लेने के लिए जाएंगे और सेशन खत्म होते ही आ जाएंगे और अपना जो काम है नॉर्मल रूटीन का वो करेंगे। और जैसा कि इन्होंने ये ज्ञापन सौंपा है, तो मैं अभी जो पूजा गुप्ता नामक कर्मचारी के लिए एएसओ मैडम है, तो इनसे मैं पूछवा लेता हूँ एक शो कॉज नोटिस इश्यू करके कि भाई आप 3 घंटे के लिए कहाँ पर। ये सर ये मैडम है जो ये रोज ऐसे जाती है, आज ही गई थी ऐसे कुछ? नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि कोई रोज जाता है। अगर रोज जाता तो पक्का मतलब कि कुछ ना कुछ तो अब तक कार्रवाई हो जाती है, फिर ऐसा नहीं है, पर जो भी है मैं इसको दिखवा लेता हूँ। जी, मेरा नाम भवानी शर्मा है, परमार्थन दिव्यांग जन कल्याण संस्थान से। हमारे कुछ दिव्यांग भाई बहरोड और बानसूर से यहाँ आए थे, जो ऑफिस खुलने के बाद 11 बजे से हमारे जो 16 नंबर में काम होता है उन अधिकारियों का इंतजार कर रहे थे। इनने 2 घंटे इंतजार किया, इनका काम नहीं होने पर संस्था के हमारे को इन्होंने सूचित किया। हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पूछताछ की सहयोगी अधिकारियों से, आसपास वालों से। तो हमने पूछा कि 16 नंबर में जिनकी ड्यूटी है वो कहाँ है, तो वो 11 बजे से बाद में कुछ कह रहे कि थोड़ी देर में आने वाले हैं, आप बैठो। हमने वेट किया, फिर उन्होंने खाने का बोला कि भाई वो लंच पे चले गए। फिर हमने 2 बजे तक लंच खत्म होने के बाद में पूछा कि अब वो कहाँ पे गए हैं, तो किसी के पास जवाब नहीं था। कंट्रोल रूम से फोन करवाने के लिए बोला तो बोले कि हमारी ठेकेदारी नहीं है, हम कोई ठेकेदार नहीं है तुम्हारे, और हमारा काम नहीं हुआ। डिप्टी सीएमओ साहब से हमने बात करी है, तब पता चला है कि जो पूजा गुप्ता आईए है वो अपने घर पे गई हुई है, ड्यूटी यहाँ पे चल रही है, वो अपने घर पे गई हुई है। तो हम कलेक्टर साहब को और डिप्टी साहब को ये ज्ञापन देंगे और हम सूचित करेंगे कि आज जो इस मैडम की ड्यूटी विकलांगों के लिए थी, उसने आज पूरा दिन कहाँ खपाया। और हमारे जो दिव्यांग भाई परेशान हैं, जो आते हैं और भटक के चले जाते हैं, उनका काम समय पे क्यों नहीं हो रहा। तो हम ये आज आवाज उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं और ज्ञापन सौंपेंगे और इसकी हम जांच करवाएंगे। आज जो ये 2 अधिकारी 16 नंबर में जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी, ये आज कहाँ पे थे और हमारे दिव्यांगों का काम क्यों नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवानी शर्मा। अलवर सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को सरपंचों की समस्याओं से अवगत कराया। सरपंच अशोक यादव दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले एवं पंचायत राज में सरपंचों के साथ आ रही समस्याओं से अवगत कराया एवं कहा कि सरपंच गांव में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, जनता की सेवा की बड़ी जिम्मेदारी सरपंचों पर है। महेश एडिबल कंपनी की ओर से ब्लॉक मालाखेड़ा में टीबी रोगियों को राशन किट वितरण किए गए, जिसमें महेश एडिबल कंपनी की तरफ से नवीन मालाखेड़ा ब्लॉक से रिंकू चौधरी एसटीएस मालाखेड़ा उपस्थित रहे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना उत्तर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान योगेंद्र सिंह कटार के निर्देशानुसार आज तिजारा विधानसभा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान का इतिहास गौरवशाली रहा है और राजस्थान वीरों की भूमि है। राजस्थान में राष्ट्र निर्माण में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में हमारे गरिमामयी विरासत को महिमा मंडित करने के लिए हम एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड गठन करने के लिए तिजारा उपखंड के एसडीएम महेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप संपूर्ण विश्व में स्वतंत्रता व स्वाभिमान के आदर्श प्रतीक माने जाते हैं। राजस्थान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मभूमि व कर्म भूमि रहा है। ऐसे में सभी समाज के लोगों के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सम्मानीय है। उनके आदर्शों और उनके प्रतीकों को जन सम्मान तक पहुंचाने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाना आवश्यक है। इस बोर्ड के गठन से युवाओं में स्वाधीनता, त्याग, बलिदान, शौर्य तथा स्वाभिमान को एक नई दिशा मिलेगी। यह बोर्ड राजस्थान की सभ्यता, संस्कृति एवं ऐतिहासिक विरासत को संजोने में अपनी भूमिका निभाएगा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राजस्थान सरकार से मांग करती है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम का एक बोर्ड का जल्द से जल्द गठन किया जाए। इसी संदर्भ में आज अलवर जिला उत्तर के जिला अध्यक्ष राहुल सिंह राजपूत ने तिजारा विधानसभा में एसडीएम को अपनी टीम के साथ ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के दौरान राहुल सिंह राजपूत जिलाध्यक्ष उत्तर, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पूर्व जिला उपाध्यक्ष जीवराज राठौड़, पूर्व जिला विधानसभा उपाध्यक्ष शम्मी चौहान, पूर्व महामंत्री दीपक सिंह चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष टपूकड़ा सुमित चौहान, धीरज चौहान, दिनकर चौहान उपस्थित रहे। नगर परिषद आयुक्त की हठधर्मिता और व्यवस्थाओं के खिलाफ अलवर शहर के 6 पार्षद आज नगर परिषद गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि अगर नगर परिषद ने अलवर शहर के विकास पर ध्यान नहीं दिया तो यह धरना भूख हड़ताल में बदल जाएगा।
इस धरने पर वार्ड नंबर 11 से देवेंद्र रजगनिया, वार्ड नंबर 65 से सोनू चौधरी, वार्ड नंबर 10 से महेश नायक, वार्ड नंबर 39 से विष्णु शंकर शर्मा, वार्ड नंबर 54 से रामावतार शर्मा एवं वार्ड नंबर 55 से दूलीचंद सैनी धरने पर बैठे हैं। वार्ड नंबर 11 के पार्षद देवेंद्र रजगनिया ने बताया कि वार्ड नंबर 65 में निर्माण कार्य चल रहा था। सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा काली डस्ट मिलाई जा रही थी, जिससे यह पता नहीं चलता कि इसमें सीमेंट की मात्रा कितनी है। इसके अलावा बजरी की जगह रेता काम में लिया जा रहा था। जब इसकी शिकायत जेईएन और एईएन से की जाती है तो मौके पर पहुंचे इन अधिकारियों ने ठेकेदार का पक्ष लिया और पार्षद से बदतमीजी की। इसके विरोध में धरना मुख्य रूप से शुरू किया गया। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि 3 साल से निविदाएं नहीं लगाई गई हैं और जो निविदाएं लगाई गई थी वह निरस्त कर दी गई हैं। अलवर शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी हुई है। आयुक्त अपनी हठधर्मिता किए हुए हैं। वह कार्यालय में बैठते नहीं है और न ही पार्षदों की समस्याओं को सुनते हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड की मीटिंग भी नहीं की गई है, जिससे अलवर शहर को विकास कार्य रुका हुआ है। वार्ड पार्षद देवेंद्र रजगनिया नगर परिषद के खिलाफ कई बार आंदोलन कर चुके हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर को भी धरना दिया गया था। उन्होंने सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन विकास कार्य बिल्कुल भी नहीं हुआ है। किस लिए मांग को लेकर आज धरने में बैठे क्या? ये नगर परिषद आयुक्त के खिलाफ जो धरना है और जो अव्यवस्थाएं नगर परिषद में आयुक्त ने फैलाई हुई हैं, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन है। जैसे कि आज हमारे साथी पार्षद सोनू चौधरी के वार्ड में काम चल रहा था, जो बजरी की जगह जो रेती रहती है उसका इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें इन्होंने जो जेईएन और आईएन को मौके पे बुलाया तो ठेकेदार का ही पक्ष ले रहे थे और ठेकेदार का ही पक्ष ले रहे थे और ठेकेदार का ही उनमें शामिल, हमको ऐसा लग रहा है उन गतिविधियों में शामिल है जो ठेकेदार का पक्ष वो ले रहे हैं और ना जो घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही है उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ना ही नगर परिषद में किसी भी प्रकार की एनआईटी लगाई जा रही है। 3 साल हो चुके हैं और जो एनआईटी लग चुकी हैं, जो उनका 3-4 महीने वर्क ऑर्डर दिए हो गए हैं, लेकिन वो कार्य भी पूरे नहीं हुए हैं और जो कार्य हो रहे हैं वो घटिया निर्माण सामग्री लगाई जा रही है। इसलिए आज हम सभी पार्षद धरने पे बैठे हुए हैं। धरने पे रहोगे आप? ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा हमारा जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। नगर परिषद आयुक्त के खिलाफ कौन कौन बैठे हैं आपके साथ धरने पे? ये साथी पार्षद हैं और भी संख्या बढ़ सकती है। सोनू चौधरी हैं, रामावतार शर्मा है, दूलीचंद सैन है, विष्णु शंकर शर्मा है, सोनू चौधरी जी हैं और महेश नायक जी हैं। तो ये सब धरने पर बैठे हुए हैं। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।